हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 17 तारे एवं सौर परिवार और चैप्टर नंबर 18 कौन सा है? ये है वायु तथा जल का प्रदूषण। ये दोनों चैप्टर आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, तो देखिएगा फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर हम कवर करते हैं ये एनसीईआरटी के करते हैं और उसमें क्वेश्चंस के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर को लर्न करते हैं। चलिएगा देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है, यह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम वो अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लेता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो सेकंड कथन दे रखा है, इसकी पूर्ण चक्रिका वाला दिन पूर्णिमा कहलाता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि 29 दिन से कुछ कम होती है। लेकिन ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो चंद्रमा है उसका जो होल डिस्क होता है, मतलब ये पूरा अपना चक्कर पूरा करता है, वो दिन कहलाता है पूर्णिमा कहलाता है। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो पूर्णिमा है उस एक पूर्णिमा से दूसरी जो पूर्णिमा है उसके बीच की जो अवधि होती है वो 29 दिन से कुछ अधिक होती है। लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है कि कुछ कम होती है। ये गलत हुआ, क्योंकि जो 29 दिन से तो अधिक होती है। और जो बहुत से जो कैलेंडर होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, एक माह इसको कहा जाता है, एक माह इसको कहा जाता है। और पूर्णिमा के पश्चात प्रत्येक रात्रि का क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो उसका चमकीला भाग, चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश तो होता नहीं, क्योंकि वो क्या करता है कि जो वो सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी को परावर्तित करता है। और उसका परावर्तित चंद्रमा के द्वारा जो सूर्य का प्रकाश परावर्तित किया जाता है वो हमारी आंखों पर गिरता है और हम इसी कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है। इसीलिए जब पूर्णिमा होती है उसके पश्चात क्या होता है, चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है, क्योंकि चंद्रमा घूर्णन करता है और जिस साइड उसका भाग जिस भाग पर उस सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वही हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो जो उसी लिए वह जो पूर्णिमा होती है उस टाइम उसके बाद एक बार तो चंद्रमा घटता दिखाई देता है। और क्या होता है कि जो पूर्णिमा के 15वें दिन 15वें दिन चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता, मतलब पूरा ही छुप जाता है। उस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता उस दिन को क्या कहते हैं हम, उस दिन अमावस्या कहलाता है। ठीक है, और अमावस्या के अगले दिन क्या होता है, उस जो जैसे कि आज अमावस्या है तो अगले दिन क्या होगा, चंद्रमा का एक पार्ट हमें दिखाई देने लगेगा, एक छोटा सा भाग हमें दिखाई देने लगेगा। और उस जिस दिन वो छोटा सा अमावस्या के अगले दिन जो वो छोटा सा भाग हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, वो न्यू मून डे कहलाता है। अमावस्या से अगले वाला दिन क्या कहलाता है, न्यू मून डे कहलाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। और चंद्रमा पर पहला व्यक्ति, अब ये आ जाए कि चंद्रमा पर पहला व्यक्ति कौन गया था, तो जो 21 जुलाई 1969 को नासा के द्वारा, यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है नासा, जिसके द्वारा अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ने चंद्रमा पर सबसे पहले अपने कदम रखे थे। और उसके बाद कौन गया था, तो एडविन एल्ड्रिन जो है ये इसके बाद चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इस ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पर जितना टाइम वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में लेता है उतना ही टाइम वो अपने अक्ष पर घूर्णन पूरा करता है। लेकिन जो पूर्णिमा है वो जो पूर्ण चक्रिका करता है वो पूर्णिमा कहलाता है, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। और जो इसकी जो अवधि होती है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की जो अवधि होती है वो 29 दिन से कुछ ज्यादा होती है। और जो अमावस्या होती है उससे अगले वाले दिन को हम क्या कहते हैं, न्यू मून डे कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अमावस्या होती है उस दिन हमें चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और जो उससे अगले दिन हमें चांद का एक छोटा सा पार्ट जो है वो हमें दिखाई देने लगता है आकाश के अंदर, इसलिए हम उसे कहते हैं न्यू मून डे उसे कहते हैं। ठीक है, और चलिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट जो कथन है ये बिल्कुल सही है। और तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है तारों के संदर्भ में। अब तारों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कथन है तारे सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदित होते हैं तथा सूर्योदय के पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। तो इसमें देखिएगा ये कथन है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो तारे होते हैं ये दिन के समय भी आकाश में ही होते हैं और रात के समय भी आकाश में होते हैं। लेकिन बात अब ये आती है कि हमें तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो तारे हैं उनके पास खुद का खुद की लाइट नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता। और जब उन सूर्य का जो प्रकाश होता है उसके कारण दिन में वे हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है। और रात के समय क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है और रात के समय वे हमें आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है उसके कारण क्या होता है, ये तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। अब हमें पता है कि जो पृथ्वी है उसका जो घूर्णन होता है वो कैसे होता है, पृथ्वी का घूर्णन कैसे होता है बताइएगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जो पृथ्वी घूर्णन करती है वो पूर्व से पश्चिम करती है या पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती है। और उस पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसी के कारण जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो और जो तो इसीलिए ये जो कथन है ये गलत है। पूर्व में उदित होते हैं और सूर्योदय से पहले पश्चिम में अस्त हो जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि ये दिन में भी होते हैं और रात में भी होते हैं, ये उदित और अस्त नहीं होते, ये पूर्व से पश्चिम बस घूर्णन करते हैं। ठीक है, और दिन के समय हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि दिन में जो है सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा होता है, उसी के कारण हमें ये तारे दिन में दिखाई नहीं देते। उसके बाद सेकंड कथन देखते हैं कि जो तारों के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। जो तारों की बीच की दूरी है उनको हम किस में व्यक्त करते हैं? लाइट ईयर में। प्रकाश वर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट ईयर। तो जो लाइट ईयर है ये हमें किसकी दूरी जो व्यक्त करता है, ये लाइट ईयर हम डिस्टेंस को तारों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लाइट ईयर एक यूनिट है। उसके बाद ये कथन बिल्कुल सही है, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो प्रकाश वर्ष है ये क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है कि जो भी लाइट है उसके द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं। और जो प्रकाश की चाल है, जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है? तो इसकी स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की स्पीड है। ठीक है, और जो सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य की दूरी है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर लगभग इतनी दूर हमसे सूर्य है, पृथ्वी से सूर्य है। और जो ये सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने देर में पहुंचता है? लगभग जो है वो कितनी मिनट में? 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर। 8 मिनट 20 सेकंड के अंदर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसके अंदर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें फर्स्ट कथन गलत है और सेकंड ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन। थर्ड है सूर्य पूर्व में उदित और पश्चिम में अस्त होता है। इसका कारण दे रखा है इन्होंने, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत नहीं है। देखिएगा इसमें क्या होता है कि ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही है कि जो सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ये बिल्कुल सही है। और जो क्या ऐसा क्यों होता है कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। कौन? मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूर्णन करती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। इसीलिए जो सूर्य है वो पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और उसके बाद देखिएगा कि जो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है इसका जो कक्षा है उसके तल के लंबवत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब है कि जो ये झुकाव है पृथ्वी का अपने अक्ष पर, जो झुकाव है वो कितना है? पृथ्वी अपने अक्ष पर 30.5 डिग्री झुकी हुई है।
23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और ये जो इसका अपने अक्ष पर झुकाव है, ये इसका इफेक्ट किस पर बनता है? तो जो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसे कभी ग्रीष्म है, कभी शरद ऋतु है, कभी बसंत ऋतु है, मतलब जितने भी ऋतु परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है? कि जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री जो घुमाव है, झुकाव है, उसके कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि जो विषुवत रेखा होती है, विषुवत वृत्त है, उसके तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहा जाता है। जो विषुवत है तल वृत्त है, उसके तल को ही पृथ्वी का विषुवत तल कहा जाता है। और वो तल है वो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसमें पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, उसे क्या कहते हैं? हम उसे कक्षीय तल कहते हैं। पृथ्वी का कक्षीय तल किसे कहते हैं? जिसमें सूर्य की परिक्रमा करती है। कक्षीय जो तल है ये किसके होगा? ये सूर्य के लिए होगा। मतलब सूर्य की जब परिक्रमा करेगी तो वो किस में करेगी? कक्षीय तल में करेगी। और जो विषुवत वृत्त है उसके तल को क्या कहते हैं? हम विषुवतीय तल कहते हैं पृथ्वी का। ठीक है। और ये जो विषुवतीय तल और जो कक्षीय तल है, ये एक दूसरे पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। ये तल एक दूसरे पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। इससे हमें क्या मतलब प्राप्त होता है? क्या हमें समझ आता है कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो अपने कक्षीय जो तल है, पृथ्वी का अक्ष जो सूर्य की परिक्रमा करती है, जो कक्षीय तल है उससे 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। कितने डिग्री पर? 66.5 डिग्री। देखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत मतलब बदलाव है कि अगर ये पूछे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री, और पृथ्वी का जो कक्षीय तल है वो उसकी पृथ्वी के अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, उनके बीच कितना एंगल बनता है? तो 66.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। पृथ्वी का कक्षीय तल उसके अक्ष पर, पृथ्वी के अक्ष पर 66 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बी इज ध् करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट, ध्रुव तारे के बारे में बताइएगा। ध्रुव तारे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, सभी तारे इसकी परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। सेकंड है, यह पृथ्वी की अक्ष की दिशा में स्थित है। थर्ड है, यह दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। तो जो ध्रुव तारा है उसके बारे में ये कथन बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ध्रुव तारा है उस सभी तारे हैं वो उसके परिक्रमा करते प्रतीत होते हैं। क्यों प्रतीत होते हैं? क्योंकि जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी का जो अक्ष है उसकी दिशा में ही स्थित होता है ध्रुव तारा। और इसी कारण जब पृथ्वी परिक्रमा करती है तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो इसी कारण सभी तारे भी उसकी परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के अक्ष की दिशा में ही स्थित है। इसीलिए जब पृथ्वी घूमेगी तो हमें तारे भी घूमते प्रतीत होंगे, और वो स्थिर, जैसे कि हमें पृथ्वी ऐसी लगती है कि स्थिर है, लेकिन पृथ्वी घूमती है, तो इसीलिए हमें क्या लगता है कि जो ध्रुव तारा है ये भी स्थिर है, और सारे तारे हैं उसकी परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है। और जो ध्रुव तारा है वो गति करता हुआ प्रतीत नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी भी हमें स्थिर दिखाई देती है, और इसी कारण है कि ये दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई भी नहीं देता। दक्षिणी गोलार्ध से जो ध्रुव तारा है ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट है, पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। विभिन्न तारामंडलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है, विख्यात तारामंडल अर्सा मेजर को सप्तर्षि भी कहते हैं। जो सप्तर्षि है उसे किसे कहते हैं? 7 तारों का जो समूह होगा ना उसे हम क्या कहेंगे? सप्तर्षि। ठीक है, नॉर्मल उसमें लैंग्वेज में समझो, जो 7 तारों का समूह होगा उसे हम क्या कहेंगे? सप्तर्षि। और जो सप्तर्षि है उसी को हम क्या कहते हैं? अर्सा मेजर। और बिग डियर भी उसी को कहते हैं, और ग्रेट बियर भी उसी को कहते हैं। ठीक है, बिग डियर, ग्रेट बियर, अर्सा मेजर, ये सभी किसी को कहते हैं? सप्तर्षि को। और सप्तर्षि क्या है? 7 तारों का जो समूह होगा उसी को हम क्या कह देंगे? सप्तर्षि। और ये जो सप्तर्षि और या अर्सा मेजर है ये सबसे विख्यात तारामंडल है।
जो आकाश है उसके अंदर सभी तारामंडलों में से विख्यात है ये, ठीक है। और जो ये तारामंडल होते क्या हैं कि जो पहले के जो बहुत समय पुराने जो मनुष्य थे, बहुत प्राचीन काल में जो मनुष्य थे, उन्होंने क्या किया, आकाश में तारे को पहचानने के लिए क्या किया, तारामंडलों की अभिकल्पना की उन्होंने। और उनकी जो तारामंडलों की जो आकृति है, उन व्यक्तियों की सुपरिचित जो भी अपने कोई भी उनके अच्छी तरह से जिनसे वे परिचित थे, उन चीजों के लगभग समान ही दिखी उनको, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने उन्हीं के नाम पर क्या रख दिया, जैसे 7 तारों का समूह हो गया तो उन्हें क्या कह दिया, सप्तर्षि कह दिया। ये ऐसे ही उन्होंने इनका नाम टेक दिया। जो जो ओरा सेकंड कथन है, तो ये फर्स्ट कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है ओरोयन जो तारामंडल है उसको शिकारी भी कहते हैं। तो जो ओरोयन तारामंडल है ये आकाश में सबसे भव्य जो तारामंडल है उनमें से एक गिना जाता है। भव्य तारामंडलों में से एक कौन सा है, तो ओरोयन है, ये जो भव्य तारामंडलों में से एक है। और इसका अन्य नाम क्या है, इसे शिकारी भी हम कहते हैं। तो सेकंड कथन भी बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड है कैसियोपिया जो तारामंडल है ये अंग्रेजी के अक्षर W या बिगड़े हुए M के रूप जैसा दिखाई देता है तथा M जो W का बिगड़ा हुआ रूप है उसके जैसे दिखाई देता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि जो आकाश ये जो कैसियोपिया तारामंडल है ये कहाँ पर जो आकाश के उत्तरी भाग में ये प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया तारामंडल। और इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अंग्रेजी का जो अक्षर है, इंग्लिश का जो वर्ड है W या फिर उसके बिगड़ी हुई आकृति M के बराबर है। किसकी आकृति, कैसियोपिया तारामंडल की। और ये कहाँ पर, आकाश के उत्तरी भाग में ये दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कथन है हमारा बस यही थे। तो इसमें है जो सप्तर्षि है वो उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल और जो दक्षिणी तारामंडल जो दक्षिणी गोलार्ध है उसके कुछ स्थानों से दिखाई नहीं देता, ठीक है। सप्तर्षि है ये दक्षिणी गोलार्ध के कुछ भाग हैं उनसे दिखाई नहीं देता। और जिन तारों से जो तारा मिलकर जो तारामंडल बना होता है वे सब एक समान दूरी पर नहीं होते, इसीलिए जो आकाश में जो केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, ठीक है। वे आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, लेकिन उनकी जो दूरी है वो समान नहीं होती। जैसे कि तारे हैं ये एक ही रेखा में होते हैं, एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, लेकिन इनकी जो वो दूरी है वो सेम नहीं होती। जो ये मिलकर तारामंडल बनाते हैं उनकी दूरी सेम नहीं होती, लेकिन वे एक ही दृश्य रेखा में होते हैं, इसीलिए हमें वे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। जो अर्सा मेजर है उसको हम सप्तर्षि भी कहते हैं, और जो ओरोयन तारामंडल है उसको शिकारी भी कहते हैं। जो भव्य तारामंडल है ओरोयन, और कैसियोपिया जो तारामंडल है उसकी जो आकृति है वो कैसी है, W के जैसी है, और बिगड़े हुए W की आकृति M जैसी है, ठीक है। और जो सप्तर्षि है ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध से हमें कुछ दिखाई नहीं देता इसका। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब देखिएगा, तारों और ग्रहों के बीच में अंतर बताना है। तारे और ग्रहों के बीच में अंतर क्या है। फर्स्ट है, तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता। सेकंड है, तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह ऐसा नहीं करते। थर्ड है, ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। तो इसमें जो कथन फर्स्ट है कि तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों में नहीं होता। कथन फर्स्ट इसके अंदर बिल्कुल सही है कि तारों में अपना प्रकाश होता है, लेकिन जो ग्रह होते हैं वे क्या करते हैं, अपने ग्रहों के ऊपर भी जो भी प्रकाश पड़ता है उसको परावर्तित करते हैं, और इसी के कारण वे दिखाई देते हैं। और जो तारे होते हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है, और जो तारे होते हैं वे टिमटिमाते हैं, लेकिन ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। और थर्ड कथन है कि जो तारे होते हैं उनके सापेक्ष जो सभी ग्रहों की स्थिति होती है वो बदलती रहती है, लेकिन ना कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की बदलती है, ठीक है। तो ये कथन जो है ये गलत है। इसमें क्या दे रखा कि ग्रहों के सापेक्ष तारों की स्थिति बदलती है, लेकिन ये अपोजिट है इसका कि जो तारे हैं उनकी स्थिति बदलती रहती, तारों के सापेक्ष ग्रहों की स्थिति बदलती है, ना कि तारों की। मतलब तारे स्थिर रहते हैं और ग्रहों की स्थिति चेंज होती रहती है। जो ग्रह है हमारे उनकी स्थिति चेंज होती रहती है, ना कि तारे एक ही जगह फिक्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा इसका, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसका वो क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड जो है इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब देखिएगा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाएंगे। सूची फर्स्ट में दे रखा है सौर परिवार के ग्रह, और सेकंड में इसकी विशेषता दे रखी है। तो फर्स्ट ग्रह दे रखा है इन्होंने बुध, ये सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, बिल्कुल करेक्ट है, ये मैच है इससे। बी है शुक्र दे रखा है, इस पे रात्रि के आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह, बिल्कुल करेक्ट है, यही है। बृहस्पति है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, बिल्कुल सही है। अरुण है अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव, ये भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 1 2 3 4, मतलब ये 1 2 3 4 वाला जो आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, इसकी डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या है कि जो सौर परिवार है, सौर परिवार के अंदर क्या क्या काउंट करते हैं हम, जैसे कि 8 ग्रह है हमारे सौर परिवार के अंदर, 8 ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह मतलब एस्टेरॉइड्स हैं, धूमकेतु हैं, कोमेट्स जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, धूमकेतु की इंग्लिश में कोमेट्स कहते हैं, और उल्का हैं, उल्का जैसे जिसको हम क्या कहते हैं, मेटेओर्स कहते हैं उल्का को, और उनके झुंड से मिलकर क्या बना है, सौर परिवार बना है, ठीक है। और जो सूर्य से दूरी के आधार पर जैसे जो ग्रह हैं उनको कैसे बांटा गया है, स्टार्टिंग में कौन सा है, बुध स्टार्टिंग में है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद बृहस्पति है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, शनि है, उसके बाद कौन सा है, यूरेनस है, उसके बाद कौन सा है, नेपच्यून, अरुण वरुण, ठीक है, ये हो गए। उसके देखिएगा जो बुध है ये सबसे सूर्य के सबसे निकट है, और ये सूर्य के सबसे निकट है, और सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है, तो ये भी सूर्य बुध है। और जो सूर्य है ये इसके सबसे निकट है, तो इसका जो परिक्रमण काल होगा वो भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जल्दी जल्दी चक्कर लगाएगा। जैसे कि क्या होगा, जैसे माता पिता के पास रहते हैं बच्चे, उनके ऊपर प्रेशर होता है तो वो ज्यादा जल्दी जल्दी काम करते हैं, लेकिन अगर वो दूर रहते हैं तो जितने दूर होंगे उतने ही ढीले पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही जो नेपच्यून है ये सबसे दूर है, तो ये सबसे लेट इसका चक्कर पूरा करेगा, और जो बुध है ये सबसे ज्यादा कम टाइम में, इसका 88 दिन इसका परिक्रमण काल होता है, ठीक है। और जो सूर्योदय के तुरंत पूर्व और तुरंत बाद क्षितिज रेखा पर कौन सा ग्रह देखा जाता है, बुध ग्रह देखा जाता है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात आती है शुक्र की। उसके बाद शुक्र जो ग्रह है ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। देखिएगा जो शुक्र है ये पृथ्वी के सबसे निकटतम, पृथ्वी शुक्र है, शुक्र के बाद कौन सा आता है, पृथ्वी हमारा ग्रह आता है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हो गया। और इसकी जुड़वा बहने किसे कहा जाता है, तो शुक्र और पृथ्वी को जुड़वा बहने कहा जाता है। रात्रि के समय में ये जो शुक्र है ये सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है, और कभी कभी क्या होता है कि ये पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व तक, कभी कभी सूर्योदय के पश्चात तुरंत पश्चात पश्चिमी आकाश में दिखाई भी ये कौन सा तारा देता है, तो शुक्र ग्रह हमें दिखाई देता है। उसके बाद है कि इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हमें इसको भोर का तारा भी कहते हैं, इसीलिए इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी कभी पूर्वी आकाश में सूर्योदय से पूर्व दिखाई देता है, और कभी कभी सूर्यास्त के तुरंत पश्चात पश्चिमी में दिखाई देता है। तो इसीलिए हम इसको भोर का तारा कहेंगे, और इसीलिए हम इसको सांझ का तारा कहेंगे, ठीक है। और इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो बुध और शुक्र है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। और जो ये शुक्र है ये जो अन्य उपग्रह जो परिक्रमा करते हैं उसके विपरीत, इसके विपरीत अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। जो इसकी दिशा है वो कौन सी है, तो पूर्व से पश्चिम इसकी दिशा है, पूर्व से पश्चिम इसकी दिशा है। और ये शुक्र और एक जो अरुण है, यूरेनस है, ये दोनों अपोजिट दिशा में करते हैं, पूर्व से पश्चिम। बाकी जो ग्रह होते हैं वो पश्चिम से पूर्व घूर्णन करते हैं अपने अक्ष पर, इसीलिए ये दोनों डिफरेंट है, इनको याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि जो बृहस्पति है ये सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, और यह इतना बड़ा है कि जो पृथ्वी लगभग ऐसा माना जाता है कि जो लगभग मान लो 1300 पृथ्वी, जितनी ये पृथ्वी है ये इतनी 1300 पृथ्वी बृहस्पति ग्रह के अंदर रखी जा सकती हैं। इतना बड़ा
ग्रह है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, और जो उसका द्रव्यमान है, बृहस्पति ग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना है, 318 गुना द्रव्यमान है किसका, बृहस्पति ग्रह का। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अरुण, मतलब यूरेनस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, अपने अक्ष पर इतना मतलब बहुत ज्यादा झुका हुआ है। इस कारण क्या होता है कि जब ये अपनी कक्षीय गति करता है ना, मतलब कक्षीय गति का मतलब जब ये सूर्य का चक्कर लगाता है तब ये ऐसा लगता है कि ये अपने पृष्ठ पर लुढ़क रहा है। पृष्ठ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि जब पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ कौन सा ग्रह प्रतीत होता है, तो अरुण जो ग्रह है ये पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि अपने अक्ष पर बहुत अधिक झुका हुआ है, इसीलिए ये अपने पृष्ठ पर लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। और इसकी मैंने आपको बताया था कि जो इसका ये घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, वो कैसे करता है, पूर्व से पश्चिम ये घूर्णन करता है। शुक्र और जो अरुण ग्रह है ये पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, शनि पीला ग्रह दिखाई देता है। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। इसमें इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। देखिएगा, जो अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे, अंतरिक्ष से अगर हम पृथ्वी को देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, जो जल है, जल है उससे प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर गिरेगा तो हमें कैसे दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा, क्योंकि जल नीला होता है तो नीला दिखाई देगा। और जो भूमि है, भूमि ग्रीन है, घास के कारण हमें ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए हमें जो पृथ्वी है, अगर आकाश से हम इसको देखेंगे तो ये कैसी प्रतीत होगी, जल से रिफ्लेक्ट करेगी तब तो नीली दिखाई देगी, और जब भूमि से रिफ्लेक्ट करेगी तो हरी दिखाई देगी। इसीलिए हमें जो पृथ्वी है ये नीली हरी दिखाई देती है। अंतरिक्ष से देखने पर जो पृथ्वी है ये नीली हरी दिखाई प्रतीत होती है। और जो पृथ्वी है इसका कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के एक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह है, चंद्रमा इसका प्राकृतिक उपग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। जो मंगल ग्रह है ये हल्का, मतलब रक्त जैसा, रक्त का जो ब्लड का जो रंग होता है ना, ऐसा प्रतीत होता है, हल्का रक्ताभ जैसा प्रतीत होता है, ये हल्का लाल रंग मान लो। ठीक है, और जो इस ग्रह को क्या कहते हैं, हम लाल ग्रह भी कहते हैं। और जो इसके मंगल है इसके दो उपग्रह हैं, कौन से, फोबोस और डिमोस, इसके दो ग्रह उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है, उसके बाद शनि ग्रह है। शनि देखिएगा, शनि कैसा होता है, देखने में पीला रंग, पीला सा प्रतीत होता है देखने में। और जो ये ग्रह है इसके चारों ओर तरफ क्या है, छल्ले पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। तो ऐसा शनि ग्रह है जिसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। इससे जो ये शनि ग्रह है ये सब सौर परिवार में सबसे अलग ही अलग बनता है। ठीक है, और जो ग्रह है उनमें सबसे कम डेंस कौन सा ग्रह है, तो शनि ग्रह सबसे सारे ग्रहों में सबसे डेंस है, मतलब सबसे सघन है, कम सघन है। और जो इसकी जो डेंसिटी है वो कहते हैं कि जो जल है, पानी है, उससे भी कम डेंसिटी किसकी है, शनि ग्रह की डेंसिटी है, जल से भी कम। नेक्स्ट देखिएगा, इसका हो गया डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, तीनों ही ये बिल्कुल सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रमोचित पहला उपग्रह था। तो जो ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ये भारत का पहला प्रमोचित उपग्रह था और ये 1975 के अंदर ये लॉन्च किया गया था और 1992 के में ये पृथ्वी पर वापस आया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स, उल्का, मेटेओर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन क्या है कि जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, वे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में एक काफी बड़ी जगह होती है, वहीं पर ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये जो इस अंतराल के जो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पिंडों ने घेर रखा है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिएगा, ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, और यहाँ इनके बीच में जगह है, इनके बीच में जो जगह है इसमें कुछ ऐसे
पिंड पाए जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे पिंड पाए जाते हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इनको हम क्या, इन पिंडों को हम क्या कहेंगे, फिर क्षुद्र ग्रह कहेंगे। तो ये जो क्षुद्र ग्रह हैं ये किन के बीच पाए गए, मंगल और बृहस्पति के बीच कौन से ग्रह पाए, क्षुद्र ग्रह। तो इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड्स, इनको हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट किसके बारे में है, नेक्स्ट कथन है धूमकेतु। धूमकेतु कोमेट्स पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो धूमकेतु होते हैं, ये कॉमेट्स होते हैं, ये पर्वलीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और इनका जो परिक्रमण काल होता है ये बहुत ही ज्यादा होता है, इनका परिक्रमण काल बहुत ही टाइम लगा देते हैं ये उसकी सूर्य की परिक्रमा करने में। जो ये कॉमेट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, चमकीला इनका सिर होता है, इनका जो सिर होता है ये चमकीला होता है और इनकी जो पूंछ होती है ये बहुत ज्यादा लंबी होती है। कॉमेट्स की जो का जो सिर होता है ये चमकीला होता है और इनकी जो पूंछ होती है ये बहुत ज्यादा लंबी होती है। इसी और इनकी जो जैसे जैसे कोई भी धूमकेतु है, ये सूर्य के अगर नजदीक आएगा ना तो क्या होगा कि इनकी पूंछ का आकार बढ़ता जाता है, सूर्य के समीप आता है तो इसकी पूंछ का आकार बढ़ जाता है। और जो ये धूमकेतु की जो पूंछ होती है ना ये सदैव सूर्य से दूर रहेगी। सूर्य के जब नजदीक आओगा ना तो क्या होगा कि इसकी जो पूंछ है या तो बढ़ जाओगी और इसकी जो पूंछ है वो हमेशा, इसका सिर है ये सूर्य की तरफ रहेगा और जो पूंछ है वो हमेशा अपोजिट में रहेगी, मतलब इसके समीप ना जावे, इस तो दूर रहेगी। जिस साइड में सूर्य होगा उस अपोजिट साइड में इसकी पूंछ रहेगी और जब जब इसके नजदीक आओगा तो ये इसकी जो पूंछ है वो बढ़ती चली जाओगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कथन है थर्ड, उल्का को टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। तो जो उल्का होता है मतलब मेटेओर्स होता है उसको क्या कहते हैं, आकाश में कई बार क्या होता है कि एक चमकीली धारी देखने को मिलती है, जो लाइट होती है उसकी एक चमकीली ब्राइट जो धारा है वो देखने को मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टूटता तारा या शूटिंग स्टार कहते हैं। परंतु लेकिन ये धारा ये जो हमें दिखाई देती है चमकती धारा, ये तारा नहीं होता, ये तारा नहीं होता कोई। इसे क्या कहते हैं, हम इसे उल्का कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मेटेओर्स इसको कहा जाता है, इसको मेटेओर्स कहा जाता है। ठीक है, इसको उल्का कहा जाता है। और ये ऐसे छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी क्या होते हैं कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना उसमें प्रवेश कर जाते हैं और जो वायुमंडलीय घर्षण होता है उसके कारण ये जल उठते हैं, तब तो होकर गर्म हो जाते हैं। जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसके घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर ये जल उठते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि वे चमक के कारण शीघ्र ही जो उनकी चमक होती है और वे जलने लगते हैं, उसके कारण वे शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चले जाते हैं। लेकिन जो मेटेओर्स होते हैं वे आकार में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और उनके कारण क्या होता है कि वे वाष्पित होने पर क्या होता, जब ये इवेपोरेट नहीं होते उससे पहले पृथ्वी पर ये पहुंच जाते हैं, इवेपोरेट होने से पहले पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। ऐसे जो पिंड होते हैं कि जो आकार में तो बड़े होते हैं और उन इवेपोरेट होने में टाइम लगता है, इसीलिए वे इवेपोरेट जब तक हो वे तब तक पृथ्वी पर पहुंच गए। और इन्हीं पिंडों को हम क्या कहते हैं, इन्हीं पिंडों को हम उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। इन्हीं को हम इंग्लिश में कहते हैं मेटेओराइट, इन्हीं को हम मेटेओराइट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिएगा, मेटेओराइट कहते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही इसके अंदर बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों कथन जो है ये इसके अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट हम आगे हैं 18th चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया है क्लास 8th का, जो कौन सा है, वायु तथा जल का प्रदूषण। इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल और डीजल आधारित वाहनों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इन गैसों में कौन कौन सी गैसें होती हैं। फर्स्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO इसका फॉर्मूला होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो भी होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो बताइएगा इसमें जो पेट्रोल और डीजल होता है उस पर आधारित जो वाहन होते हैं, जो पेट्रोल और डीजल से जो वाहन चलते हैं उनमें कौन सी गैस निकलती हैं जो कि प्रदूषण फैलाती हैं। तो जैसे कि ये पेट्रोल और डीजल क्या है, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं,
ठीक है। और फॉसिल फ्यूल्स के कंबंशन से मतलब जब ये जलते हैं तो क्या होता है, कार्बन तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कब बनते हैं, जब फॉसिल फ्यूल्स का कंबशन होता है, मतलब ये जलते हैं तो कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। और इनका जब हाफ कंबशन होगा, अगर फुल कंबशन होगा तो क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे। अगर हाफ कंबशन होगा तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब बनेगी, जब इनका हाफ कंबशन होगा। और कार्बन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कब बनेंगे, जब इनका फुल कंबशन होगा। ठीक है। तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस गैस है। ये क्या करती है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसको घटा देती है, उसकी कैपेसिटी को डाउन कर देती है। और जो हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा रिएक्शन करता है, के साथ बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है। तो उसके साथ उसके जिससे कि क्या होता है, मानव शरीर पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव होता है। और कई बार ऐसा सुनने में दिखाई देता है कि जो कोयला जला लिया कमरे के अंदर, उसको बंद कर लिया, तो उसके कारण मौत भी हो जाती है, क्योंकि जो उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, वो उसके साथ ज्यादा रिएक्टिव करता है और रिएक्ट करता है और वो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। और ऑक्सीजन की जो फ्लो होता है उसको कम कर देता है और उसकी जगह किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, जिसके कारण क्या होता है, मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या होते हैं, इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका यूज रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, जो फ्रिज होता है घरों में उसके अंदर होता है, एसी के अंदर इसका यूज होता है। और जो एरोसेल होते हैं, एरोसोल होती है, फुहार होती है, उसमें भी इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। लेकिन जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है ये ओजोन जो परत होती है, वायुमंडल के अंदर जो ओजोन परत होती है, जो हमारी ओजोन की किरण जो ओजोन किरणें होती हैं उनसे रक्षा करती है। उसको पराबैंगनी जो किरणें होती है उनसे रक्षा करती है ओजोन परत, उसको क्षति कौन पहुंचाता है, इसको इफेक्ट कौन करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसको प्रभावित करता है। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकंड और जो थर्ड है ये इससे गैसें जो निकलती हैं उन गैसों में मुख्य हैं। अगर हाफ कंबशन होगा, सीधी सी बात है, अगर हाफ कंबशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर फुल कंबशन होगा तो कार्बन के ऑक्साइड निकलेंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलेंगे। ठीक है। तो तीनों ही गैस निकलेंगी। कुछ में हाफ भी कंबशन होता है, कुछ में फुल कंबशन होता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। फर्स्ट कथन है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। मैंने अभी आपको बताया था कि ओजोन जो परत है इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, और इसको नुकसान पहुंचाता है जो CFL क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। और ओजोन परत हमारी सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, उनसे हमारी रक्षा कौन करती है, ओजोन परत करती है। और ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। उसके बाद है धुएं में, सेकंड कथन है, धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे से मिलकर धूम कोहरा बनता है। तो देखिएगा जो स्मोक है, एक होता है स्मोग, क्या होता है, स्मोग, और एक होता है फोग। फोग, जो फोग होगा ये सर्दी में जो धुंध पड़ती है, सर्दी में जो धुंध पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, फोग। लेकिन जो स्मोक मतलब जो धुआं फैल जाता है और ये धुंध मिलती है, इससे जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, स्मोग। मतलब स्मोक, धुआं और फोग मिल करके, स्मोक प्लस फोग, ये क्या बनाते हैं, ये स्मोग बनाते हैं। ठीक है। ये क्या बनाते हैं, स्मोग बनाते हैं। उसके बाद धूमकोरा, इसको हिंदी में कहते हैं। थर्ड देखिएगा, जो पेट्रोलियम की जो रिफाइनरीज होती हैं उनके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 जैसी गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत हैं। तो ये जो पेट्रोलियम जो रिफाइनरी होती हैं इनके अंदर से सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है इनके ये मेन रूप से निकलती हैं और ये प्रदूषण का महत्वपूर्ण
मेन रोल अदा करती हैं प्रदूषण को वातावरण जो है उसको प्रदूषित करने में। उसके बाद फोर्थ देखिएगा, पेट्रोल और जो डीजल है इन ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये गलत है, ये अभी हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोल और डीजल है ये कैसे हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, और इनके जो हाफ कम्बशन होगा, इनका अपूर्ण दहन होगा, उससे कौन सी गैस निकलेगी, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनसे निकलेगी, न कि कार्बन डाइऑक्साइड। जब फुल कम्बशन होगा तब कार्बन के ऑक्साइड इससे निकलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैश्विक उष्मन में ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैसें हैं जो वो योगदान देती हैं। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है मीथेन, थर्ड है नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ है जलवाष्प। तो चारों ही इसके जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाने में योगदान देती हैं। जलवाष्प में योगदान जो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी योगदान देती है, मीथेन है ये भी देती है, नाइट्रस ऑक्साइड है ये भी योगदान देता है, और जलवाष्प है ये भी इसके अंदर योगदान देते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इसको बढ़ा देती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कुछ तालाबों के जल देखने में हरे प्रतीत होते हैं, ऐसा फर्स्ट कथन है जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण ऐसा होता है। सेकंड है जो फॉस्फेट और नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि जो जैसे कि अब इसको समझिएगा कि जो हम खेतों में जब हम केमिकल्स फर्टिलाइजर का यूज करते हैं उनमें क्या होता है कि जो ये फर्टिलाइजर हैं ये जल में घुल जाते हैं। जल में घुलने के बाद ये नदी में जाते हैं, तालाब में भी जाते हैं, और नालों में पहुंच जाते हैं, और कुछ कुछ कैसे होते हैं कि ये जमीन में भी रिस जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नदी नाले तालाब के जल को भी प्रदूषित कर देते हैं, और उसके बाद जो भूजल होता है, जो रिश्ता है पानी पृथ्वी के अंदर जो रिश्ता है उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, तो जो ये केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं, इनमें जो नाइट्रेट और फॉस्फेट होता है वो क्या करता है कि तालाब के जल में मिल गया, उसके बाद क्या होगा, उसके पोषकों में वृद्धि होगी। पोषकों में वृद्धि होने के कारण क्या होगा, शैवाल जो है ये जल्दी से ग्रो करने लगेंगे, और शैवाल होता है इनका हरा रंग होता है, शैवाल का हरा रंग होता है, इसीलिए जो शैवाल है ये वृद्धि करने लगेंगे और पूरे तालाब पर ये फैल जाएंगे, शैवाल फैल जाएगी, जिसे हम देसी भाषा में काई बोलते हैं। ये काई फैल जाएगी, शैवाल फैल जाएगा, और उस शैवाल के कारण ही जो पूरे तालाब में फैल गया है उसके कारण ही उस तालाब के पानी का जो कलर है वो हरा दिखाई देने लग जाता है। इसके बाद सेकंड है फास्फेट, नाइट्रेट और अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते हैं। ये गलत है, क्योंकि ये इसको हरा रंग प्रदान नहीं करते, ये तो बस पोषक की वृद्धि करते हैं, पोषकों की वृद्धि करते हैं। इनको जो शैवाल होते हैं इनका हरा रंग एक्चुअली होता है, इनफैक्ट होता है, इनका हरा रंग वैसे ही होता है, और इनके पोषकों में वृद्धि हो जाती है, इसलिए इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और जिस कारण से ये ग्रो करने अत्यधिक मात्रा इनकी बढ़ जाती है, और ये हरे रंग के होते हैं, पूरे तालाब में फैल जाएंगे, और जिसके कारण इनका तालाब के पानी का रंग कैसा दिखाई देगा, हरा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कथन फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब इसमें बताना है असत्य कौन सा कथन है, असत्य कथन कौन सा है ये बताना है हमें। तो देखिएगा फर्स्ट कथन देखते हैं, आर्सेनिक, लेड और फ्लोराइड जैसे तत्व जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे पौधों और पशुओं में अविषता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल सही है कि जो आर्सेनिक है, लेड है, फ्लोराइड है, ये प्रदूषित करते हैं जल को, बिल्कुल सही है। और इसमें अगर पेट में जब जाते हैं तो ये विष की तरह काम करते हैं, और इनसे जो पशु हैं इनकी मौत भी हो जाती है। उसके बाद सेकंड क्या है कि अशुद्ध जल से मृदा भी प्रभावित होती है, जिससे उसकी अम्लीयता परिवर्तित हो जाती है। जो अशुद्ध जल होता है उससे मृदा मिट्टी है जो बिल्कुल प्रभावित होती है, उसकी एसिडिटी चेंज हो जाती है। और उसके बाद थर्ड है विद्युत संयंत्रों तथा अन्य उद्योगों से निकला गर्म पानी जल भी जो है वो जलाशयों की ताप वृद्धि करके एक प्रदूषक की तरह कार्य करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी प्रदूषक की तरह कार्य करता है। ऑप्शन डी है क्या है
है ऑप्शन डी है जल में नाइट्रेट और जो फॉस्फेट है रसायनों की अधिक मात्रा शैवालों की वृद्धि हेतु हानिकारक है। लेकिन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो नाइट्रेट जल में जो नाइट्रेट और फॉस्फेट के जो रसायन मिलते हैं वो क्या करते हैं, शैवालों की जो पोषक तत्व हैं उनको पोषक तत्वों को बढ़ा देते हैं, पोषकता को बढ़ा देते हैं, और पोषकता को बढ़ने के कारण जो शैवाल है उनकी वृद्धि होने लगती है और उसका पानी हरा दिखने लगा था ना, तालाब का पानी हरा दिखने लगा था शैवाल की वृद्धि के कारण। और इसीलिए ये जो नाइट्रेट और फॉस्फेट रसायन है ये शैवाल की वृद्धि के लिए हानिकारक नहीं, इसकी वृद्धि के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन डी है ये इसका आंसर होगा, ये इसमें गलत है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये आज जो क्लास 8th है इसकी जो साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी। कल से हम क्लास 9th है उसकी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।